हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एकेडमी। इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन इकोनॉमी जो कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े कंपोनेंट को कवर करता है, तो इसके फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एट 1947 जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, उस इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस क्या थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स तक इंडिया पे रूल किया था। तो इंडिया पे जब उन्होंने रूल किया तो इंडिया के रिसोर्सेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया, इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट किया और बहुत सारे ऐसे मीन्स यूज़ किए जिसकी वजह से वो हमें एक्सप्लॉइट करते ही जा रहे थे और इंडियन रिसोर्सेज को यूटिलाइज वो अपने बेनिफिट के लिए करते ही जा रहे थे। इंडियन इकोनॉमी को क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स ने एक कॉलोनी में कन्वर्ट कर लिया था। कॉलोनी मीन्स, तो यहाँ पे कॉलोनी का मतलब एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एक डोमिनेटर होता है और जहाँ पे एक ऑपरेसर होता है। डोमिनेटर ऑपरेस्ड को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करके अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर करता है। तो 1947 में जब इंडियन इकोनॉमी आज़ाद हुई तो भाई उसकी कंडीशन क्या थी, उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है बिफोर द ब्रिटिश एरा दिखती कैसी थी। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बोलता है प्रॉस्परस इकोनॉमी। कैसे? प्रॉस्परस इकोनॉमी। प्रॉस्परस इकोनॉमी का मीनिंग क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जो बढ़ रही है, जो ग्रो कर रही है। कैसे? अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज थे ही नहीं नए, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं नई, तो फिर उस टाइम में बिफोर 1757 हम बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्परस थी कैसे? तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी सेल्फ रिलिएंट थी, आत्मनिर्भर थी। इंडियन इकोनॉमी पहले काफ़ी ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट नहीं थी, और जब दूसरी कंट्रीज़ पर इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, तो इंडियन इकोनॉमीज़ के काफ़ी सारे जो इश्यूज़ थे जो अभी है वो उस टाइम नहीं थे। तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है अग्रेरियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में उस समय भी इन्वॉल्व थी। अगर हम बात करें तो 85 to 90% पॉपुलेशन जो इंडियन इकोनॉमी का है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व था। इसीलिए बिफोर ब्रिटिश एरा भी हमें ये देखने को मिल रहा था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एक अग्रेरियन इकोनॉमी थी। तीसरा, इसमें बोला जाता है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडियन इकोनॉमी के जो हैंडीक्राफ्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन हैंडीक्राफ्ट्स को ट्रेड करने को लेकर भी एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई। हम फॉरेन कंट्री के साथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट में ट्रेड करते थे, और इवन हमारे टाइम से पहले जो कोर्ट्स का, राजाओं का जो एरा चला था, उस एरा में वो प्रिंस और वो किंग भी उसको सपोर्ट करते थे, उसको एनकरेज करते थे। उनके एनकरेजमेंट के चलते ही हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप कर पाई थी। अब हुआ क्या कि ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बूस्ट तब मिला जब हम इसको एक्सपोर्ट भी करने लगे। वर्ल्ड ओवर से हमारे हैंडीक्राफ्ट के लिए डिमांड जनरेट होती थी। यानी कि बिफोर ब्रिटिश एरा भी इंडियन इकोनॉमी में एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड। अब जानते हैं कि जब हम कॉलोनियल पीरियड में एंटर किए और कॉलोनियल पीरियड के अंदर हमारे ऊपर काफ़ी सारे एक्सप्लॉयटेशन हुए, तो एक्सप्लॉयटेशन से जूझने के बाद हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो तो डोमिनेट कर रहा था इसके पॉपुलेशन को। मेजरली हमारे पॉपुलेशन का 85 to 90% पॉपुलेशन इन्वॉल्व था सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। बट ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ? ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे ऐसे मेजर स्टेप्स लिए गए जिन मेजर स्टेप के चलते हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेग्नेशन हुआ। स्टेग्नेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टेग्नेशन का मतलब है कि कोई
ग्रोथ नहीं दिखा। एज एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे इकोनॉमी के एक मेजर चंक को, पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही थी, अगर हमने उसी सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं करा तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो अब किस तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो ब्रिटिशर्स ने जनरेट किए ड्यूरिंग देयर रूल? इसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इंडिया का जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्ड। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम इस चीज़ को ऐसा क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा भाई कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा ये डिवास्टेटिंग था? तो भाई लैंड सेटलमेंट सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई ये जो फार्मर्स है ना, उन फार्मर से हम टैक्स लेंगे फॉर फार्मिंग के लिए हम टैक्स लेंगे। आपने सुना होगा भी लगान, हम उनसे लगान चार्ज करना चाहते थे। बट ब्रिटिशर्स ने बोला कि इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम थोड़ी आएंगे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ जमींदार रख दिए। अब ये जमींदार क्या थे, एक मिडिल मैन बन चुके थे। एक्चुअली में दे वर ब्रिटिशर्स का कॉन्टैक्ट जमींदार से और जमींदार का कॉन्ट्रैक्ट इन पीजेंट से। ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई मेरे को, जमींदार को बोला कि भाई मेरे को तुमसे एक फिक्स्ड टैक्स चाहिए, एक फिक्स डेट पे एक फिक्स टैक्स मेरे को तुमसे चाहिए और तुम्हें उन पीजेंट से उन टैक्स को वसूलना। ये ब्रिटिशर्स ने बोला था। अब ब्रिटिशर्स को फिक्स टैक्स तो चाहिए था, उन्होंने एक डेट भी डिसाइड कर रखा था, लेकिन जमींदार पे ये बर्डन नहीं बनाया कि तुम उतना ही टैक्स वसूल करो। लेट्स से अगर ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई मुझे 1/10 ऑफ द क्रॉप चाहिए, तो ब्रिटिशर को सिर्फ 1/10 चाहिए ना। अब ये जमींदार मान लो 8 आउट ऑफ 10 क्रॉप्स को ले ले, भाई देना तो 1/10 है, 8 आउट ऑफ 10 ले लेंगे तो फिर तो 7 आउट ऑफ 10 जमींदार के हो जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ये भी कंडीशन रखी थी कि अगर तुम मेरे को उस फिक्स डेट पे पेमेंट नहीं कर पाते तो मैं तुमको जमींदार के सिस्टम से हटा दूंगा, जमींदार की पोस्ट तुम्हारी नहीं है, किसी और को असाइन कर दूंगा। ये भी बर्डन था। तो जमींदार क्या करने लगे, जितना उनको सही लगता था वो उनसे उतना रेंट वसूलने लगे। इसमें नुकसान हुआ हमारे पीजन का, भाई ब्रिटिशर्स फिक्स रेंट ले रहे हैं और ये जमींदार कितना भी रेंट वसूल रहे हैं, और उस रेंट के पैसे को वो अपने लाइफ के लग्जरीज पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब होता क्या था, इवन मान लो अगर किसी साल क्रॉप फेलियर हो गया, उस साल भी आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के लिए कहाँ से पेमेंट करोगे, भाई तुम्हारे पास पहले से लोन है, फिर लोन लेंगे वो लोग, फिर वहाँ पे फार्मर्स लोन लेंगे, पीजेंट्स लोन लेंगे हमारे, और वो जो पीजेंट्स है वो उस लोन को लेकर उनको ये टैक्स रीपे करें। इसीलिए हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता है। दूसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को कमर्शियलाइज कर दिया था। पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो सबसिस्टेंस फार्मिंग को प्रमोट करता था, हम उतना ही प्रोडक्शन करते थे जो हमारे फैमिली नीड्स के लिए एनफ था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स ने बोला तुम्हें कैश क्रॉप्स उगाने, बिकॉज मुझे कैश क्रॉप्स में प्रोडक्शन करना है, कैश क्रॉप को सेल करना है। ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को फोर्स करा तुम्हें इंडिगो उगानी, तुम्हें कॉटन उगाना है। क्यों इंडिगो उगाना है और क्यों यहाँ पे कॉटन उगाना है? बिकॉज अगर हम इंडिगो या फिर हम यहाँ पे कॉटन उगाते हैं तो उसको हम बाहर सेल कर सकते हैं, उससे हमारा बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, कैश क्रॉप उगाने। उनको मना कर दिया गया तुम्हें कोई कंजम्पशन क्रॉप नहीं उगाना, तुम्हें कैश क्रॉप उगाने। इन केस अगर हमारे फार्मर्स मना भी करते कि नहीं भाई वो जो कंजम्पशन क्रॉप्स है वो मेरे पर्सनल यूज के लिए है ना, मैं क्या खाऊंगा, ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था उससे, उन्होंने बोला नहीं कैश क्रॉप उगाने हैं, वो उनको एडवांस पेमेंट तक दे देते थे। ये नुकसान हुआ भाई, कमर्शियलाइजेशन का जो आउटलुक ब्रिटिशर्स लेके आए, तुरंत शिफ्ट करने से प्रॉब्लम होने लगी। तीसरी प्रॉब्लम, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बिकॉज उन्होंने प्रोडक्शन के लिए तो बोला लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे ध्यान नहीं दिया गया। भाई अगर आप ज़मीन पर खेती कर रहे हो तो आप कितना क्रॉप उगा रहे हो ये डिपेंड करता है ना किस तरह के इनपुट आप यूज़ कर रहे हो। अब इंडियन फार्मर्स तो आउटडेटेड इनपुट यूज़ कर रहे थे भाई, पुराने इनपुट्स यूटिलाइज कर रहे थे। अब पुराने इनपुट्स को यूज़ करोगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा भाई, आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलेगा। वो यहाँ भी था भाई, मेहनत तो कर रहे हैं हम, पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वैसा आ ही नहीं रहा था। कारण था कि भाई पैसा नहीं था हमारे
कर सकते और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेनिफिट हमें मिल नहीं रहा। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम पॉइंट नंबर 3 से लिंक कर सकते हैं। भाई अगर फार्मर्स के हाथ में पैसा होगा तब तो वो देंगे ना, और कोई अच्छा सोर्स भी तो मिले पैसे जनरेट करने का, क्रेडिट लेने का, लोन लेने का। गांव में तो इवन इनफॉर्मल सोर्स ही डोमिनेट कर रहा था, जो उनसे काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। तो यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होने की वजह से भी इंडियन फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में थे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि भाई यहाँ तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं नई टेक्निक आएगी भी तो लगाऊंगा कैसे। मजबूर होके उन्हें पुरानी टेक्निक ही यूज़ करनी पड़ रही थी, जिससे उनको नुकसान हो रहा था। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आफ्टर द कॉलोनियल रूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।